बहू तो पड़ोसन की रसोई में ही रहती है। दिल्ली शहर के कृष्णा नगर में मेहता परिवार रहता था। उस परिवार में घर का मुखिया जगमोहन, उनकी धर्मपत्नी सुलोचना देवी, उनका बेटा गगन, बहू काव्या और 8 साल का पोता किट्टू रहता था। एक रोज, सच में जीजी आप घर आ रही हैं, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। वैसे भी बड़े दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए। आपके भैया और हम सब भी आपको बड़ा याद करते हैं। गगन की शादी के बाद आपका आना ही नहीं हुआ। वही तो भाभी, सारी उम्र तो घर की जिम्मेदारियों में ही निकल जाती है, इसलिए सोचा बुढ़ापे में थोड़ा घूम फिर लूं। कुछ दिन अपनी बेटी के घर रह कर आई हूँ और अब कुछ दिन मैं सोच रही हूँ कि तुम लोगों के साथ आकर रह लूं। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा भी मन लग जाएगा। आपको जिस दिन आना हो बता दीजिएगा, गगन आ जाएगा आपको स्टेशन लेने। ऐसा कहकर सुलोचना देवी फोन रख देती हैं और फिर 2 दिन बाद बुआ जी भोपाल से दिल्ली आ जाती है। बहू, तूने खाने में बढ़िया बढ़िया नाश्ता तैयार कर लिया है ना? तुझे पता है ना तेरी बुआ सास को खाने पीने का कितना शौक है। हाँ, जानती हूँ मम्मी जी, इसीलिए मैंने खाने में उनके लिए इडली सांभर, दही भल्ले, साथ में पूरी और आलू की सब्जी भी बना दी है। अब जब बुआ जी आएंगी तो गर्मा गर्म परोस दूंगी। तभी काव्या की पड़ोसन सुनैना का फोन आता है। हाँ सुनैना जी, अभी? हाँ, कोई बात नहीं, मैं अभी आई। सुनैना फोन रखकर जल्दी से जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही है? बस अभी आई। काव्या जल्दी से सुनैना के घर चली जाती है। काव्या, मेरी 2 फ्रेंड्स मेरे घर आ रही हैं लंच के लिए और मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है। तुम एक काम करो ना, उनके लिए लंच बना दोगी? ले, इसमें प्लीज कहने की क्या बात है सुनैना जी, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ ना। अब काव्या उसकी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। उधर घर पर गगन बुआ सास को लेकर घर लौटता है। आओ जीजी, कैसी हो? मुरझाई हुई क्यों लग रही हो? मैं ठीक हूँ भाभी, बस ट्रेन से आई हूँ तो सफर में थोड़ी थकावट हो गई, और सच कहूँ तो तुम तो जानती हो कि जब तक पेट में कुछ ना जाए तब तक मैं ऐसी मुरझाई हुई लगती हूँ। अरे तो आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ। भाभी, अभी भी तुम ही खाना लगाती रहोगी? अरे अब तो बहू आ गई है, उससे बोलो वो भी कुछ करेगी। अब वो बहू अभी किसी काम से बाहर गई है, सब उसी ने बनाकर तैयार किया है, मुझे तो बस परोसना है। ये बहू भी न जाने कहाँ रह गई, घर में मेहमान आए हैं और घर की बहू ही घर में नहीं है। ऐसा कहकर अब सुलोचना ही खाना परोस कर उन्हें देती है। उधर काव्या को पड़ोसन की रसोई में खाना बनाते हुए वक्त का ध्यान ही नहीं रहता। वो जब तक घर लौटती है तब तक सब खाना खा भी चुके थे। बुआ जी प्रणाम। जीती रहे बहू, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ? जी वो बस जरूरी काम आ गया था। ऐसा कहकर काव्या किचन में जाकर बर्तन धोने लगती है। कुछ देर बाद सभी अपने अपने कमरे में रेस्ट करने चले जाते हैं और काव्या कमरे में बैठकर सोचती है, बेचारी सुनैना जी कैसे सब काम अकेले कर रही होंगी। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, अभी तो सब रेस्ट कर रहे हैं, तब तक उनकी तबीयत पूछ कर आती हूँ। ऐसा कहकर काव्या फिर से सुनैना के घर चली जाती है। अरे काव्या, अच्छा हुआ तुम आ गई। अभी मेरी फ्रेंड्स तुम्हारे हलवे की तारीफ ही कर रही थी। इन सब का भी बड़ा मन है, क्या तुम बना दोगी हलवा? हाँ, वो तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं अभी बना देती हूँ। कुछ देर बाद वो सबके लिए हलवा बनाने लग जाती है। उधर उसकी सास दिन के खाने के लिए बहू को ढूंढती है, लेकिन वो उसे घर में कहीं नहीं मिलती और थक हार कर वो खुद ही मटर पुलाव बनाती है। अगले 4-5 दिन तक भी यही हाल रहता है। एक रोज बुआ अपनी रसोई की खिड़की से काव्या को पड़ोसन के किचन में सुनैना के साथ गप्पे मारते हुए देख लेती है। वो सुलोचना से इस बारे में बात करती है। अरे भाभी, जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ बहू हर थोड़ी देर में गायब हो जाती है, और आज तो मैंने उसे सामने वाली पड़ोसन से उसकी रसोई में गप्पे लड़ाते हुए भी देखा है। आखिर बात क्या है? बहू के पैर अपने घर पर क्यों नहीं टिकते? जब देखो चल के उस पड़ोसन के घर पहुँच जाती है। क्या बताऊँ जीजी, मैं खुद अपनी बहू की इस हरकत से परेशान हो गई हूँ। कुछ महीने पहले ही वो पड़ोसन यहाँ शिफ्ट हुई है। सुना है पति विदेश में नौकरी करता है और घर में अकेली ही रहती है। एक रोज जब हम बाजार से लौट रहे थे तो वो पड़ोसन सुनैना अपनी महंगी चमचमाती कार में से उतरी तो उसकी चकाचौंध देख तो बहू उस दिन से बस वहीं की होकर रह गई। बहू जल्दी कर, एक तो मंडी में इतनी भीड़ थी और ऊपर से थकावट भी हो गई है। अब तू बस जल्दी से घर पर चलकर गर्मा गर्म चाय बना दे। चाय पीने का तो मेरा भी बड़ा मन है मम्मी जी, ये सब्जी का थैला उठाकर ना हालत खराब हो गई, इसीलिए कहती हूँ कि एक स्कूटी ले लेते हैं हम दोनों अपने लिए, आराम से उसमें बैठकर मंडी जाएंगे। रहने दे, तेरे साथ जाकर ना मुझे अपनी हड्डियाँ नहीं तुड़वानी। किट्टू की साइकिल को तो तू संभाल नहीं पाती, स्कूटी क्या संभालेगी? ना बाबा ना, मुझे कोई शौक नहीं इस उम्र में हड्डियाँ तुड़वाने का। क्या मम्मी जी आप भी? वो दोनों बातें करते हुए घर के पास पहुँचती ही है कि तभी अचानक काव्या की नजर सामने से आ रही चमचमाती सफेद कार पर पड़ी। कार के शीशे ऐसे चमक रहे थे मानो आईना हो। तभी उसमें से उतरी उनकी पड़ोसन सुनैना मलिक, रेशमी साड़ी, बड़े चश्मे। उसे देख काव्या की आंखें फटी की फटी रह गई।
मम्मी जी देखो ना, नई पड़ोसन जी की कार कितनी सुंदर है। हाय, और वो खुद भी किसी फिल्मी हीरोइन की तरह लग रही हैं। हाँ बहू, सुना है इसका पति विदेश में रहता है, यहाँ अकेली रहती है। अच्छा चलो अब घर चलो और जल्दी से चलकर चाय बना दो। मम्मी जी आप ये सब्जी का थैला लेकर चलिए ना, मैं बस अब भी आई, वो मुझे कुछ काम याद आ गया। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना। सास के जाते ही काव्या झट से उसके पास पहुँच गई और उससे बातें करने लगी। अरे यहाँ खड़े रहकर कब तक बातें करोगी, चलो ना अंदर चलते हैं, साथ में बैठकर कॉफी पीते हैं। हाँ हाँ, कॉफी तो मुझे भी पसंद है। काव्या सुनैना के साथ अंदर चली गई। उफ, शॉपिंग करके ना काव्या मैं काफी टायर्ड हो गई हूँ, सर दर्द भी करने लगा है। पहले तो कॉफी पीऊंगी तभी रिलैक्स मिलेगा। सुनैना किचन में जाती है और काव्या भी उसके साथ किचन में चली जाती है। उसका आलीशान किचन देखकर, वाह आपका किचन तो बहुत ही अच्छा है। हाँ मॉड्यूलर है ना, मैंने शिफ्ट होने से पहले ही इसे डिजाइन करवाया है। अब दोनों गप्पे मारते हुए कॉफी बनाती हैं और साथ में आराम से बैठकर कॉफी पीती हैं। इन सब में काव्या भूल जाती है कि घर में उसकी सास उसका इंतजार कर रही है। कुछ देर बाद वो अपने घर लौट जाती है। बहू कहाँ रह गई थी, कब से चाय के लिए तेरी राह देख रही थी। अब मैंने बना भी ली और तेरे लिए भी बना कर रखी है, जाकर पी ले। मम्मी जी मेरा तो मन नहीं है चाय का, अब वैसे भी कुछ देर में डिनर बनाने का वक्त है, तो मैं चली डिनर बनाने। काव्या अपने किचन में जाकर खाना बनाने लगती है, जहाँ वो अपने साधारण से किचन को बार बार देख रही थी। उसका मन वहीं अटक गया था। उस दिन के बाद काव्या बदलने लगी। पहले जो बहू घर गृहस्थी में रमी रहती थी, अब अक्सर सज सवर कर बाहर झांकने लगी। कुछ दिन बाद, आज हलवा बनाया है, वो भी देसी घी डालकर, थोड़ा सा सुनैना जी को भी देकर आती हूँ। बेचारी अकेली रहती हैं, पता नहीं कभी खुद के लिए बना भी पाती हैं या नहीं। ऐसा कहकर काव्या उसके घर चली गई। अरे काव्या आओ, सूप पियोगी? हाँ सुनैना जी, वैसे मैं आपके लिए ये हलवा बनाकर लाई हूँ। ओह थैंक यू। वैसे सूप तुम बना दो ना, वो क्या रोज अपने हाथ का सूप बनाकर पीती हूँ ना, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। अब काव्या उसकी रसोई में जाकर सूप बनाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। काव्या घर पर कम और पड़ोसन के यहाँ ज्यादा रहने लगती है। बहू आजकल तुम्हें घर की जरा भी फिक्र नहीं रहती, जब देखो उस पड़ोसन के यहाँ रहती हो। मम्मी जी बस थोड़ी देर तो जाती हूँ, अब आसपास और कोई मेरी उम्र की तो है नहीं, एक वही है मेरी फ्रेंड। अब थोड़ी देर उसके साथ हंस बोल लेती हूँ तो क्या ही हो गया। बस उस दिन से उसका मन वहीं अटक कर रह गया। और सच कहूँ तो अब बहू को मैंने टोकना ही बंद कर दिया, ये सोचकर कि एक दिन उसकी अकल खुद ही ठिकाने आ जाएगी। कुछ देर बाद काव्या वापस आ जाती है। बुआ सास भी काव्या को समझाने की कोशिश करती हैं, पर अभी भी वो कुछ न कुछ देर बाद उसके घर चली जाती। फिर एक दिन, काव्या कल मेरे घर एक पार्टी है, कुछ गेस्ट आ रहे हैं मेरे, तुम भी टाइम से आ जाना, थोड़ी किचन में भी हेल्प हो जाएगी। हाँ आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। अगले दिन काव्या तैयार होकर टाइम से पार्टी में आ जाती है और आते ही किचन संभाल लेती है। वो सभी गेस्ट का अच्छे से ध्यान रखती है, उन्हें कुछ न कुछ सर्व करती है। ये वाले स्नैक्स ट्राई कीजिए, ये बाकी स्नैक्स से डिफरेंट हैं। ओह थैंक्स। कुछ देर बाद सुनैना की एक गेस्ट उससे पूछती है, ये कौन है जो सभी गेस्ट को स्नैक्स सर्व कर रही है? ये मेरी असिस्टेंट है। यू नो अब तुम तो जानती हो मैं कितनी रिच हूँ, और ये असिस्टेंट रखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। काव्या उनकी ये बातें सुन लेती है और उसे ये सुनकर बड़ा बुरा लगता है। तभी उसकी सास और बुआ सास भी वहाँ आ जाती हैं। सुनैना जी, मैंने तो आपकी हमेशा अपना दोस्त समझकर मदद की है, मैं नहीं जानती थी कि आप मुझे अपनी असिस्टेंट समझती हैं। देखा बहू, जिसे तू अपनी दोस्त समझती थी असल में वो तो तुझे अपनी असिस्टेंट समझती है। फिर सुनैना भी अपनी नजरें झुका लेती है। उस रात काव्या चुपचाप घर लौट आती है। घर आकर सबसे माफी मांगती है। मम्मी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा चमक बाहर की होती है, घर की रोशनी दिल से आती है। अब जो हुआ उसे भूल जा, अब सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन से काव्या ने सुनैना के घर जाना बंद कर दिया। अब उसने अपने घर को सजाया, लेकिन पैसों से नहीं प्यार से। दूसरों की चमकती जिंदगी अक्सर सिर्फ दिखावा होती है। अपना घर, अपने लोग, यही असली दौलत। मैं जाकर देखता हूँ। अरे रुक, तू आराम से नाश्ता कर, बजाने दे घंटी कुछ देर, नहीं खोलेंगे तो चली जाएगी वापस। ओहो माँ, मेरा एक जरूरी पार्सल आने वाला है, जरूर वही आया होगा, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर ऋषभ नाश्ते के बीच से उठा और घर का मेन गेट खोल दिया, पर सामने एक जाने पहचाने चेहरे को देखकर ऋषभ का मुंह उतर गया और बुझी आवाज में उसने अपनी माँ से कहा, माँ सुनंदा ताई आई है? अरे अपनी माँ को बाद में बुलाना, पहले मुझे अंदर तो आने दे, चल परे को हट। ये कहकर सुनंदा ने ऋषभ को हल्के से धक्का दिया और उसे साइड में हटाकर खुद घर के अंदर आ धमकी। तब तक ऋषभ की माँ तारा भी रसोई से बाहर आ चुकी थी और फिर, अरे सुनंदा जी आज इतनी जल्दी? हाँ अरे मैं तो और पहले ही आ रही थी, पर फिर सोचा कि आज इतवार है तो क्या जाने तुम लोग सो रहे होगे,
बस यही सोच के रुक गई। बड़ी मेहरबानी। वैसे आज क्या खत्म हो गया? अब थोड़ी सी चीनी चाहिए थी। अब ये लो कटोरी भर दो। आज यही सोच के उठी थी कि सबके लिए बढ़िया खीर बनाऊंगी, पर डिब्बा खोलकर देखा तो मरी चीनी का एक दाना भी ना निकला। अब राकेश और निधि भी कल देर से घर लौटे थे, तो उन्हें जगाना ठीक ना लगा मुझे। लाओ। अब हाँ, वैसे खुशबू तो बड़ी बढ़िया आ रही है। आज क्या बना लिया नाश्ते में? कुछ खास नहीं, मेथी आलू की सब्जी और पराठे हैं। अरे अरे अरे, मेथी आलू की भुजिया तो मुझे बड़ी पसंद है। बस जरा सी लहसुन और अदरक का तड़का लगाओ सूखी लाल मिर्च के साथ। अब वैसी बनाई है ना? खाओगी क्या? अरे नहीं नहीं, पर अब इतनी जिद कर रही हो तो दे दो थोड़ी सी। अब ऐसा करो, अपनी ही एक छोटी सी कटोरी में दे दो। कल आऊंगी तो वापस लेते आऊंगी। सुनंदा तारा की पड़ोसन थी और हमेशा ऐसा ही करती थी। हर सुबह उसका पहला काम होता था तारा के घर जाकर खाना मांगना, कभी कच्चा सामान तो कभी पका पकाया खाना। सुनंदा किसी न किसी बहाने से तारा से वो सब मांग ही लेती थी, और उसकी इस आदत से तारा के साथ साथ अब उसका बेटा ऋषभ भी चिढ़ने लगा था। माँ, आप ना बहुत भोली हो, तभी तो वो औरत आपको हर रोज बेवकूफ बनाकर सब मांग ले जाती है। अरे एक बार सीधे शब्दों में मना कर दोगी तो फिर कभी उसकी हिम्मत नहीं होगी। अगर आपसे नहीं होता तो मुझे बोलो, मैं कल ही इस औरत के दिमाग ठिकाने पर लगाता हूँ। नहीं बेटा, पुराने पड़ोसी हैं, और सच कहूँ तो पहले सुनंदा जी ऐसी थी भी नहीं। तेरे बाबूजी बड़ा मानते थे उनके परिवार को, पर जब से महेश भैया गुजरे तब से थोड़ी बावली सी हो गई हैं। अब हो सकता है कुछ दिक्कत भी हो घर में। क्या दिक्कत होगी माँ? पति नहीं रहे तो क्या हुआ? उनका बेटा तो बढ़िया कमाता है, उल्टा उनकी तो बहू भी कमाती है। देखे नहीं उनके ठाठ? अभी पिछले महीने ही तो नई गाड़ी खरीदी है। और फिर सुनंदा ताई ने कभी खुद से कुछ कहा क्या आपको? नहीं, कोई परेशानी हो ऐसा तो कभी नहीं जताया। उल्टा हमेशा अपने बेटे बहू की तारीफ ही करती रहती हैं। तू छोड़ ना ये सब और ये बता कि तू ऑफिस से छुट्टी कब ले रहा है? मिताली का फोन आया था मुझे, बोल रही थी शॉपिंग पर साथ चलने को। ओहो माँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप और मिताली देख लो ना सब कुछ प्लीज। ये लो, ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड। जो लेना है और जितने का भी लेना है आप दोनों ही देख लो। दरअसल यहाँ मिताली नाम की जिस लड़की के बारे में बात हो रही थी वो तारा की होने वाली बहू थी। ऋषभ और मिताली कॉलेज से एक दूसरे को पसंद करते थे और अब बहुत जल्द दोनों की शादी होने वाली थी। ऋषभ वेल सेटल्ड था तो मिताली भी बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। तारा भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। और फिर एक दिन, कैसी हो तारा? हो गई बहू के स्वागत की तैयारियां? हाँ जी, बस अब सब सही से हो जाए। वैसे तो ज्यादातर काम खुद मिताली ने ही संभाल रखे हैं। मेरे ऋषभ को तो अपने ऑफिस से ही फुर्सत नहीं। चलो बढ़िया है। अब वैसे मैं ये कह रही थी कि वो थोड़ा सा गुड़ होगा क्या तुम्हारे पास? हाँ है तो सही, पर थोड़ा पुराना हो गया है। अरे अरे रे रे, फिर तो तुम्हारे काम का ही नहीं रहा होगा। ऐसा करो फिर जितना है मुझे ही दे दो। हैं? पर आप क्या करोगी उससे? सुनंदा वैसे थी तो तारा की पड़ोसन, लेकिन तारा ने उसे हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह समझा था। लेकिन जिस तरह हर रोज खाना मांगने को लेकर सुनंदा की हिम्मत बढ़ती जा रही थी, उससे खुद तारा भी परेशान हो गई थी। और अब तो उसके घर की सत्ता भी बदलने वाली थी। ऋषभ की शादी के बाद उसकी रसोई अब उसकी बहू मिताली के हाथों में थी। और आज क्या पकवा रही हो बहू से तारा? कढ़ी चावल बनाए ताई जी, आपके लिए लेकर आऊं? हाँ जरूर लेकर आओ। कढ़ी तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। मिताली ने फौरन एक प्लेट में कढ़ी चावल लगाकर सुनंदा को दिए, जिन्हें सुनंदा ने कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया और फिर बड़े प्यार से बोली, वाह भाई वाह, मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया कढ़ी बनाई बहू, जुग जुग जियो। अब ऐसा करो, इस कटोरी में थोड़ी सी कढ़ी मुझे दे भी दो। जी बस अभी लाई। मिताली के लिए ये पहली बार था, इसलिए उसे कुछ खटका नहीं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद, सुनो जी, ये सुनंदा ताई की क्या दिक्कत है? अरे कुछ नहीं, एक नंबर की लालची औरत है। हर रोज खाना मांगकर खाने की आदत हो गई है। माँ को तो उसने अपने झांसे में ले रखा है, पर तुम उसके चक्कर में मत पड़ना। साफ साफ मुंह पर मना कर देना। मिताली ने उस वक्त ऋषभ से कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई में जाकर अपना काम करने लगी। और फिर अगले दिन, और भाई तारा कहाँ हो? वो माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो वो अपने कमरे में आराम कर रही है। जरूरी काम हो तो मैं बुला लाऊं उन्हें? अरे नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा सरसों का तेल लेने आई थी। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं बाद में आती हूँ। नहीं रुकिए, मैं लाती हूँ। इसके बाद मिताली ने सुनंदा की लाई हुई छोटी सी बोतल में सरसों का तेल भरकर उसे दे दिया, जिसे लेकर सुनंदा वापस अपने घर चली गई। और फिर
ये देखो, ये बुढ़िया फिर कहीं से कुछ मांग कर ले आई। ओ गॉड, इसने तो नाक कटा रखी है हमारी। मांगू नहीं तो और क्या करूं? तुम लोग तो मुझे कुछ देते नहीं, ना खाना और ना ही राशन। हाँ तो जीवन भर का ठेका ले रखा है क्या तुम्हारा? अरे रहने की जगह दे रखी है, वो कम है क्या? भूलो मत, तुम्हारे पति ने जीवन भर जो कमाया वो अपनी बीमारी पर खर्च करवा कर चले गए। अब यहाँ जो कुछ भी है वो मेरा और मेरे पति का है। और मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी राकेश। बोल बेटा। अब मैं क्या कहूँ माँ, मेरा कहना तुम सुनती कहो। कब से कह रहा हूँ छोड़ आता हूँ तुम्हें किसी अच्छे वृद्धाश्रम में, वहाँ तुम भी खुश और यहाँ हम भी खुश। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में नहीं आती है ना। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। शायद मेरे ही समझने में गलती हो गई। मोहल्ले में तुम लोगों की इज्जत बनी रहे इसके लिए कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब लगता है कि तू ही सही है। अब जब बहू ने ही कह दिया है कि ये घर मेरा नहीं, तो फिर आप हमारे साथ रहेंगी जीजी, हमारे घर में, जो आज से आपका भी है। तारा, तुम? हाँ जीजी, बहुत अच्छा हुआ जो मिताली के कहने पर मैं उसके साथ तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। क्यों जीजी, क्यों कभी कुछ नहीं बताया? क्या बताती तारा कि मेरे खुद के बेटे को मेरी परवाह नहीं। मेरी बहू मुझे एक वक्त का खाना तक नहीं पूछती, आस पड़ोस से मांग मांग कर गुजारा चला रही हो। ये कैसे बताती तुम्हें, और किस मुंह से बताती? कसूर तो आखिर मेरी परवरिश का ही है ना। नहीं ताई जी, कसूर आपका नहीं, बल्कि जिसका है वक्त उसे उसकी सजा जरूर देगा। अभी आप हमारे साथ चलिए, आज से आप हमारे साथ रहेंगी। मैं आपको खाना खिलाऊंगी अपने हाथों से बनाकर। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम लोगों पर कैसे बोझ बन जाऊं? और ऋषभ, वो क्या कहेगा? उन्हें मैं समझा लूंगी ताई जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस अपनी बहू पर भरोसा रखिए और चलिए मेरे साथ। ये कहकर मिताली ने सुनंदा को गले से लगा लिया और सुनंदा में अब उसे ना कहने की हिम्मत नहीं। उसने एक बार भी पलटकर अपने बेटे बहू की तरफ नहीं देखा और मिताली और तारा के साथ चल दी, अपनी बची हुई जिंदगी को अपने आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए।